जोरदार करके ध्वनि से हमारे बीच में हमारे सम्माननीय सांसद महोदय जी का एवं हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सभी हमारे पत्रकार साथियों, टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजय शाह जी, नगर परिषद टिमरनी के माननीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी, हमारी नगर पालिका और टिमरनी नगर के हमारे पार्षदगण और सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधु, आप लोगों को विदित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 9 वर्षीय कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 9 वर्षीय कार्यकाल में जितने उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वो अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के निमित्त है। भारतीय जनता पार्टी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई और इन 9 वर्षों में भारतवर्ष स्वर्णिम भारत बनने की दिशा में क्रमशः सतत अनवरत अग्रसर है। इसके पूर्व में 1947 को देश आज़ाद हुआ और 1947 से लगभग 62 वर्षों तक कांग्रेस ने देश में शासन किया। एक तरफ 62 वर्ष कांग्रेस का दीर्घ कार्यकाल भारत का, उस कालखंड में पीने का पानी नहीं था, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास नहीं था, उज्ज्वला योजना नहीं थी, संबल योजना नहीं थी, मातृ वंदना नहीं थी, लाडली बहना नहीं थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नहीं थी। मित्रों, इस तरीके से वृद्धावस्था पेंशन नहीं थी, जल जीवन मिशन नहीं था, किसान सम्मान निधि नहीं थी। इस तरीके से सैकड़ों जो सेवा सुशासन से लेके गरीब कल्याण की हजारों जो योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से भारत के अंतिम व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हुआ है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में मित्रों 58 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। इन 58 वर्षों में जो अंतिम शासक था कांग्रेस का, वो थे दिग्विजय सिंह। और उस कालखंड की पूरे मध्य प्रदेश की आप सड़कों की दशा देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि गड्ढे भरी सड़कों का जाल बिछा हुआ था पूरे प्रदेश में। और मित्रों, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को भी बीमारू राज्य के रूप में पूरे भारतवर्ष में इंगित किया जाता था, लेकिन 2004 के बाद में 2004 से अद्यतन ये 18 महीनों का एक कालखंड आया था, जिसमें धोखे और फरेब के माध्यम से कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता हथियाई थी। झूठे वादे करके जिस तरह से भ्रमित हुई जनता, ईश्वर को भी उनका छल कपट बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हीं के मध्य से लोग निकले और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों में प्रदेश की सत्ता आई। इन्हें 2014 से लेकर 2004 से लेकर मित्रों अद्यतन आप भारत और मध्य प्रदेश, भारत को 2013 के बाद में 2014 से अद्यतन और मध्य प्रदेश को 2004 से अद्यतन, तो आपको ध्यान में आएगा कि बीमारू राज्य से निकलकर मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। मित्रों, इन्हीं सब बातों को लेकर आज सारे पत्रकार साथियों को हमने आमंत्रित किया कि जो हमारी सेवा, सुशासन और कल्याणकारी जो योजनाएं, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्तों से अनुरोध है कि हमारी सारी कल्याणकारी योजनाओं को आप अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आप हमारा सहभाग करें।
इसके लिए आज आपको सादर आमंत्रित किया गया है। मैं एक बार फिर मेरे सारे साथियों की ओर से सारे पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ और विनम्र आग्रह करता हूँ कि जो भी तत्संबंध में विषय केंद्रित जो भी प्रश्न होंगे जिसके निमित्त ये पत्रकार वार्ता रखी गई है, उसी विषयांतर्गत जो भी प्रश्न आपके मन में हो वो आप कृपया पूछें। हमारे बंधु बांधव यहाँ सब बैठे हैं, आपके संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रेरक उत्तर देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाई साहब, इससे हटके भी कुछ सवाल रहेंगे? लोकसभा में लगभग 3 बार मैंने पूरे बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी ट्रेन स्टॉपेज करनी चाहिए थी, आप उसको ऑन रिकॉर्ड लोकसभा से आप रिकॉर्ड। तो टिमरनी में क्यों नहीं रोकी भाई साहब? हमारा, क्योंकि हम टिमरनी के शहरवासी हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने 3 बार लोकसभा में इस विषय को रखा। चूँकि क्या है, वाणिज्यिक दृष्टि से क्या है कि ट्रेनों के स्टॉपेज होते हैं और उसमें 5-5, 6-6 सांसदों के साथ भी हम गए और अभी ये वर्षाकालीन सत्र हमारा शुरू होने वाला है। इस वर्षाकालीन सत्र में एक बार फिर प्रयत्न करेंगे कि जनता के हितार्थ ट्रेनों के स्टॉपेज कराने की दिशा में हम उसको पहल करेंगे। भाई साहब, क्योंकि खिड़कियाँ में रुक गई है, आप नहीं रुकवाई है शायद। पुनः और मैं कुछ मेरे चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को मेरे साथ में ले जाकर मैं दिल्ली ले जाने वाला हूँ और ये सामूहिक रूप से माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष इस विषय पर। मेरा सवाल है श्रीमान जी, इंदौर बैतूल वाया हरदा होते हुए रेलवे लाइन का सर्वे बहुत पहले हो चुका है, आगे क्या ये रेलवे लाइन देखिए वो विचाराधीन है, लगातार उस पर क्या है सर्वे हो रहे हैं, हवाई सर्वे, और अनन्य तरीके से उस पर, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिविटी की दृष्टि से सर्वाधिक शासन जिन लोगों ने किया, जिन दलों ने किया, उनके कार्यकाल में सड़कों की जो स्थितियाँ थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों की बड़ी महत्ता है। मित्रों, आप आज देख रहे हैं कि जिस तरीके से हाईवे बन रहे हैं पूरे देश के अंदर, एक सड़कों का जाल बिछ रहा है। सेकंड पार्ट हमारा आएगा रेलवे का। रेलवे की दृष्टि से पूरे देश के अंदर बहुत कुछ काम करना आवश्यक है। रेलवे में प्रश्न है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत सारा काम अभी करना प्रस्तावित है। जिन्होंने लंबे अवधि तक शासन किया, उन्होंने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया। मैं विकसित राष्ट्रों की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। अमेरिका है, रूस है, जापान है, इटली, उन राष्ट्रों में क्या ग्राम पंचायत स्तर तक एयरपोर्ट बने हुए हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे भारत 140 करोड़ आबादी और हमारा ये भारत का 9 वर्षीय हमारा कार्यकाल, ये 9 वर्षों में लगातार भारत को हम आवागमन की दृष्टि से और इन साधनों से क्या है कि रेल है, हवाई यात्रा है और सड़कों की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपके अभी एक सवाल किया था अध्यक्ष जी ने, आपके सामने एक प्रश्न। 40 आवास मित्रों हमने दिए हैं, हमारी सरकार ने दिए, प्रधानमंत्री आवास 540 आवास, ये प्रथम चरण है। जिन्होंने सर्वाधिक शासन किया उनसे आपने कभी प्रश्न नहीं किया। ये 540 की जो उपलब्धि है, ये प्रशंसनीय नहीं है क्या? सर, वो भी समय सीमा, काफी पत्रकार बैठे हैं, एक समय सीमा बताई जाएगी, एक ट्रेन तो रुके कम से कम टिमरनी में। पीएम आवास लाखों करोड़ों की संख्या में देश में बन रहे हैं। आपकी संसदीय सीट में भी काफ़ी पीएम आवास बन रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि जल स्तर बहुत कम होते जा रहा है। गर्मी के दिनों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो क्या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसा कोई प्लान आपके उसमें है क्या मकानों के लिए? ये तो नैसर्गिक संकट है और मैं बताऊं कि मैं लगातार इस विषय पर मैंने पूरे देश भर में लगभग 11 विश्वविद्यालयों में मैंने व्याख्यान दिए। आपको विदित है कि पहाड़ों पर, टेकड़ियों पे जो नैसर्गिक रूप से वन पैदा हुए हैं, कोई भी वृक्ष नीचे लगभग 70 मीटर नीचे से वाटर को, पानी को अवशोषित करके एक अदृश्य तालाब पर्वत श्रेणियों में रहता था और वहाँ से जल समय समय निश्चित होकर
नदी नालों के रूप में प्रवाहित होता था और वो वर्ष भर नदियाँ बहती रहती थी। लेकिन मानवीय दोष है कि हमारे वृक्षों की कटाई होने की वजह से जो हमारे पर्वत श्रेणियाँ हैं वो वृक्षविहीन हो गई, जिसकी वजह से जल संकट जो है ये हमारे द्वारा निमंत्रित है। आपको पता है कि धीरे धीरे सारे के सारे ट्यूबवेल भी सूखने की कगार पर है, सारे जल स्रोत संकट की स्थिति में है और सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा कि आने वाला युद्ध होगा पानी के लिए। मित्रों, उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे 1947 में भारतवर्ष कैसा होगा उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छोटी छोटी, अभी हमने लाखों की संख्या में पूरे देश में अमृत सरोवर बनाए ताकि हम जल को रोक सकें। घर का पानी घर में रुके, खेत का पानी खेत में रुके, गांव का पानी गांव में रुके, इस आंदोलन को लेकर हम काम कर रहे हैं और स्टाफ डैम से लेकर छोटी छोटी जल संरचनाएं बनाकर। और मित्रों, ये जल संकट ये एक विश्वव्यापी संकट है और इसमें सब लोग मिलजुल कर इस संकट से हमको निजात मिलेगी। ये किसी एक छोटा सा सवाल है आपकी सांसद है ना, तो ये चूंकि टेक्निकल है, मेरे जो अकाउंटेंट वगैरह है क्या सर, मेरा मतलब ये है 50 लाख। तो टिम्बरनी विधान आप कल्पना करें कि मेरी निधि का एक ग्राम पंचायत के लिए सिर्फ 50,000 रुपये, कितनी 50,000, और 5 करोड़ रुपए एक साल में एक ग्राम पंचायत को मैं 50,000 रुपये से ज़्यादा धनराशि नहीं दे सकता। एक विधायक को उसकी विधानसभा के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। हमको कायदे से राशि कितनी मिलनी चाहिए थी? 8 विधानसभाओं में 40 करोड़। तो निधि का अभाव तो रहता है और जहाँ जैसी मांग रहती है उस हिसाब से क्या है। तो नगर की टेक्नोलॉजी नहीं हो पा रहा, तो ये देखिए, अभी मैं तो जनजाति समाज का हूँ और जनजाति समाज का होने के नाते जहाँ डिजिटल इंडिया का सपना भारत देख रहा है, अभी लगभग 471 स्थानों को चिन्हित करके मेरे द्वारा मेरी पूरी टीम जो है BSNL से लेकर अन्य 471 टावर में स्वीकृत करा के लाए हैं। अभी पूरा सर्वे हो रहा है वन्यांचलों में और 16 पॉइंट इस तरीके से पूरे लोकसभा के अंदर आप देखेंगे कि ये वर्षांत तक देवेंद्र जी, मेरी वेदना है कि हमारे जनजाति समाज के बच्चों को भी क्या है कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो पीछे रह रहे हैं, तो वो कैसे दूर हो। हमारी पूरी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में जो भी ये 60-62 साल तक जिन्होंने शासन किया है, जो कमियां रह गई है, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है और आने वाले कल में देखेंगे आप ये संकट धीरे धीरे दूर होगा। भाई बंधु विरोध कर रहे हैं, तो उनके हित के लिए क्या काम? देखिए मित्रों, मैं आपसे बहुत ही दिल स्वच्छ मन से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नक्सलवादी और आतंकवादी दो शक्तियाँ देश को अस्थिर करने के लिए काम कर रही हैं। आतंकवादियों का लक्ष्य है कि चाहे जिस रीति नीति से देश में भय पैदा करके और राष्ट्र के विकास को रोकना। नक्सलवादियों का एकमात्र लक्ष्य है लोगों को अस्थिर करके देश की सत्ता को चाहे जिस रीति नीति से कैसे प्राप्त करना। ये दो वैचारिक धारा पूरे देश के अंदर काम कर रही है और उसी के तहत आप बस्तर देखेंगे। बस्तर में नाना प्रकार के विकास के कार्यों को जो रोकने वाली प्रतिगामी शक्तियां हैं, उसी श्रृंखला के तहत ये इतना बड़ा काम है कि इसमें हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और उसका देखिए जहाँ विकास होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं पर विस्थापन भी होता है। विकास के साथ में सब जुड़ी हुई बातें हैं, किंतु जो लोग उनके पर्दे के पीछे जो शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ जो उनका नेतृत्व कर रही हैं, उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे और ये स्वीकृत हो चुकी है ये। और आने वाले कल में आप देखेंगे कि धुआंधार तरीके से विकास की गंगा बहेगी और हरदा जिला एक धन्यवाद।